शुरू करते हैं चैप्टर 26 सेल्स एंट्री ऑफ IGST आइटम्स। इस वीडियो में हम सेल्स की तीसरी एंट्री करना सीखेंगे और वह है सेल्स IGST। देखिए आइटम सभी वही है जिस पे 5, 12, 18 या 28% टैक्स लगता है, लेकिन इस बार हम इस माल को सेल्फ स्टेट में ना बेच करके किसी दूसरे स्टेट में बेचेंगे। फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान का हूँ, मैंने पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में कोई माल बेचा, तो उसकी एंट्री किस तरह से की जाएगी। तो आपको कंपनी को सबसे पहले ओपन कर लेना है, उसके बाद में एंट्री करने के लिए जाना है आपको अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे एंटर करना है। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए ऑब्वियसली सेल्स का वाउचर ओपन करेंगे, जिसके लिए मैं कीबोर्ड में प्रेस करूंगा F8। तो मेरे सेल्स का वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी सेल्स की एंट्री जो है शुरू हो जाती है। तो अब सबसे पहले वाउचर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाउचर की डेट अपने को चेंज करनी है, जिस तारीख को अपन ने माल बेचा। तो यहाँ पर बिल बुक मैंने आपके लिए प्रैक्टिस नोट्स तैयार किए हैं। यहाँ पे मैंने ये माल बेचा 1/1/2020 को। तो मैं यहाँ पे आकर के F2 दबाऊंगा तारीख चेंज करने के लिए, एंड 1/1/2020। देखिए अब कुछ फंक्शन जो है मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें सब मैं डिटेल में बता दी। जैसे तारीख चेंज करने के लिए F2 दबाना है, सेल्स का वाउचर ओपन करने के लिए F8 दबाना है, और ये फंक्शन कहाँ पर होते हैं, किस तरह काम करते हैं, ये सब मैंने पिछले 5-7 चैप्टर से आपको बता रहा हूँ। तो इस बार मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो देख के आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, डेट मेरी चेंज होगी, उसके बाद में मुझे डालने हैं बिल नंबर है यहाँ पे मेरे 026। तो यहाँ पे 026 एंड एंटर। अब पार्टी नेम, जिस पार्टी ने मेरे से माल खरीदा है, तो अब सबसे पहले पार्टी नेम में मैं ये देखूंगा कि इस पार्टी ने मेरे से माल खरीदा है वो कैश है या उधार। ठीक है, तो कैश की एंट्री अलग तरीके से होती है, उधार की एंट्री अलग तरीके से होती है। वो मैंने दोनों पिछले जो 2 चैप्टर हैं 24 और 25, उसमें मैंने बताया कि उधार की एंट्री कैसे होती है और नगद की एंट्री कैसे होती है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नरेश ट्रेडिंग कंपनी ने अपने से माल खरीदा है, लेकिन यहाँ पर आगे मैंने कैश नहीं लिखा है। जहाँ पे कैश लिखा हुआ है वो कैश है, और जहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है तो वो पार्टी अपने से उधार माल लेके गई है। तो यहाँ पे बिल बुक में आऊंगा, तो उधार माल के लिए पार्टी का लेजर बनाना पड़ता है, और कैश अगर किसी को अपन ने माल बेचा तो उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उधार लेजर बनाने के लिए यहाँ पे मैं Alt+C दबाऊंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा नरेश ट्रेडिंग कंपनी, एंड एंटर। अब इसके लिए ग्रुप मुझे सेलेक्ट करना है। देखिए ग्रुप मैंने बताया था चैप्टर 24 में, एक बार फिर बता देता हूं। जो भी पार्टी हमसे उधार माल खरीदती है वो हमें माल के बदले में पैसे देगी, इसलिए वो हमारा देनदार है। और देनदार को इंग्लिश में और टेली की लैंग्वेज में, टेली के ग्रुप की लैंग्वेज में सन्ड्री डेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को नो रखेंगे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल और इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड। एंटर करेंगे। इस पार्टी का एड्रेस यहाँ पर अपने को टाइप करना है। एड्रेस यहाँ पर इसका हाउसिंग बोर्ड अमृतसर पंजाब। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हाउसिंग बोर्ड अमृतसर पंजाब। एंटर। कंट्री इसकी हो गई इंडिया, स्टेट। अब इस कस्टमर का स्टेट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर गलती से राजस्थान ही लेकर के एंटर कर देते हैं तो आपकी एंट्री जो है सही नहीं होगी, आपकी एंट्री गलत होगी। तो यहाँ पर इसका स्टेट चेंज करना है मुझे, यहाँ पे मैं करूँगा पंजाब, एंड एंटर। पिन कोड है तो डाल सकते हैं, वरना एंटर कीजिए। यहाँ पे नो रखना है, एंटर। यहाँ पे ब्लैंक रखना है, एंटर। रजिस्ट्रेशन टाइप, अब मैंने बताया था जिनके GST नंबर हैं वो या तो रेगुलर हैं या कंपोजिशन, दो में से एक। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रेगुलर ही होता है। तो यहाँ पे मैं रेगुलर सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब GST नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसके, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+Alt+V। तो यहाँ पर मैंने GST नंबर भी डाल दिए, एंटर करूंगा। सेट अल्टर GST डिटेल, इसको नो रखना है, एंटर एंड एंटर। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा लेजर यहाँ पर नरेश ट्रेडिंग कंपनी का लेजर क्रिएट हो चुका है। एंटर करूंगा, बाकी की जो डिटेल एज इट इज रखनी है यहाँ पे, और एंटर करते हुए आगे आ जाऊंगा। अब सेल्स का लेजर, दो सेल्स की एंट्री अपन ने कर ली। सबसे पहले सेल्स एग्जेम्प्टेड, उसके बाद में सेल्स GST। अब ये तीसरी तरह की एंट्री है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, 5, 12, 18 और 28% का जो आइटम है वो आउट ऑफ स्टेट बेच रहे हैं। तो ऐसी सेल्स को सेल्स IGST कहते हैं, और सेल्स IGST का लेजर यहाँ पे बना हुआ नहीं है तो बनाना पड़ेगा। Alt+C दबाऊंगा, सेल्स IGST, एंटर एंड एंटर। ग्रुप
कोई भी सेल्स का लेजर हो, चाहे वो सेल्स एग्जेम्प्टेड, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी या सेल्स इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, ग्रुप आएगा सेल्स अकाउंट एंड एंटर। इसको यस रखेंगे, बाकी के सभी फंक्शन एज इट इज रखेंगे, सीधा आएंगे टाइप ऑफ सप्लाई में, यहाँ पे कर देंगे हम गुड्स, एंटर, और इस लेजर को कर देंगे सेव। तो यहाँ पर सेल्स आईजीएसटी का भी लेजर अपन ने बना लिया। अब नेम ऑफ आइटम, अब अपने को आइटम लेना है, इस पार्टी को क्या आइटम अपन ने सेल किया है, तो यहाँ पर हमने सेल किया इसको पीवीसी पैनल। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा नेम ऑफ आइटम में पीवीसी पैनल। तो लिस्ट में मेरे पीवीसी पैनल के जितने भी आइटम है, 3 आइटम है पीवीसी पैनल, एक तो केवल पीवीसी पैनल है, एक 10 फीट है, एक 15 फीट है। तो ये जो है ये केवल पीवीसी पैनल ही है। तो यहाँ पर मैं पीवीसी पैनल को सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। क्वांटिटी मैंने इसको बेची है 30 स्क्वायर फुट, तो यहाँ पर 30 टाइप करके एंटर कर दूंगा। अब इसकी 1 स्क्वायर फीट की रेट है 199.45, 189.45। ठीक है, एंटर करूंगा, टोटल मेरी आ गई और एंटर कर दूंगा। अब अगर इसको दूसरा आइटम भी दिया तो वो यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने इसको दूसरा आइटम भी दिया है, वो है पीवीसी जॉइंटर्स। तो यहाँ पे पीवीसी जॉइंटर्स, तो स्टॉक आइटम में से पीवीसी जॉइंटर्स को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा। अब कितना बेचा, इसको बेचा 50 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पे मैं 50 टाइप करके एंटर कर दूंगा। 1 स्क्वायर मीटर की रेट 97.58, तो 97.58 एट एंटर। तो टोटल हो गया मेरा यहाँ पे 10,562.50 और यहाँ पे भी हो गया 10,562.50। अब एंटर करूंगा। अगर कोई तीसरा आइटम है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो एंटर करके इस लाइन से नीचे आ जाना है। अब मुझे लगाना है यहाँ पर इसका टैक्स, तो टैक्स यहाँ पर है आईजीएसटी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे गलती से बाई मिस्टेक एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाने की कोशिश करता हूं तो टैक्स नहीं लगेगा। रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बता देता हूं। जब हमने इस पार्टी का लेजर बनाया था नरेश ट्रेडिंग कंपनी, यहां पर इसका स्टेट जो है वो हमने सेलेक्ट किया पंजाब। अगर इस स्टेट को मैं राजस्थान कर दूं तो मेरा एसजीएसटी और सीजीएसटी लग जाएगा, लेकिन ये पंजाब का है तो टेली को पता है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट माल बेच रहे हो तो एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगा सकते, आपको आईजीएसटी लगाना पड़ेगा। और अगर यही मान लीजिए लेजर बनाते वक्त मैं गलती कर देता हूं, यहां पर राजस्थान ले लेता और इसको सेव कर देता, गलती से मैंने स्टेट राजस्थान ले लिया और इस लेजर को मैं सेव कर देता, तो अब अगर मैं वहां पर आईजीएसटी लगाने की कोशिश करता तो आईजीएसटी भी नहीं लगता, क्योंकि टेली को ये पता है कि ये जो पार्टी है वो राजस्थान की है और जो आपने माल राजस्थान में बेचा तो उसमें आप आईजीएसटी नहीं लगा सकते। तो दोनों ही जगह आपकी जो गलती है वो टेली खुद पकड़ लेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको पंजाब ही लेना है, स्टेट जिसका जो है वही लेना है। तो इसको मैं कर दूंगा सेव। तो अब मैं यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी की जगह लगाऊंगा आईजीएसटी और एंटर करूंगा, तो मेरा आईजीएसटी जो है यहाँ पे लग जाएगा। एंटर करूंगा, फिर राउंड ऑफ कर दूंगा मैं इसको, राउंड ऑफ हो गया मेरा 0.25। अगर आपके ऑटोमेटिक नहीं आता है तो 0.25 आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा हो गया 12,464 टोटल बिल की वैल्यू, और यहाँ पे भी हो गई 12,464 रुपये। तो इस तरह ये एंट्री हो जाएगी। इसको कर दूंगा मैं सेव, एंटर 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 एंड एंटर। तो ये मेरी ये जो एंट्री है सेल्स आईजीएसटी की वो मैंने यहाँ पे कर ली। एक एंट्री और करके आपको मैं बता देता हूँ। दूसरी एंट्री करते हैं, यहाँ पे F2 दबाऊंगा। सबसे पहले तारीख है 2 जनवरी 2020, तो F2 2/1/2020 एंड एंटर। उसके बाद में बिल नंबर है इसके 027 एंड एंटर। फिर पार्टी है यहाँ पे सुल्तान खान जो हमने दिया कैश, तो यहाँ पर हम कैश लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और बायर डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे, जिसने भी माल खरीदा है सुल्तान खान ने, और एंटर। अब यहाँ पर इसका एड्रेस मेन रोड इंडस्ट्रियल एरिया लुधियाना पंजाब, तो मेन रोड इंडस्ट्रियल। अब देखिए पूरा एड्रेस एक ही लाइन में टाइप करने की जरूरत नहीं, नीचे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंडस्ट्रियल एरिया लुधियाना पंजाब। ओके, फिर आऊंगा मैं कंट्री इंडिया, स्टेट इसका रहेगा पंजाब और पैलेस ऑफ सप्लाई में भी पंजाब। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है राजस्थान नहीं लेना है, स्टेट और पैलेस ऑफ सप्लाई दोनों आपको चेंज कर देना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, इसके जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये ना तो रेगुलर फर्म है, ना कंपोजिशन फर्म है और ना ही अनरजिस्टर्ड फर्म है, ये कस्टमर है। तो यहां पर हम कंज्यूमर को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। फिर अब दोबारा जो हम माल बेच रहे हैं वो सेल्स आईजीएसटी का, तो सेल्स आईजीएसटी का यहाँ पे लेजर सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब क्या आइटम बेचा इसको बेचा पीवीसी पैनल 10 फीट, तो पीवीसी पैनल यहाँ पर हम 10 फीट को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी डालेंगे। क्वांटिटी इसने ली है 20 स्क्वायर फुट, तो यहाँ पर 20 टाइप करके एंटर कर देंगे। 1 स्क्वायर फीट की रेट 199.85 एंड एंटर।
फिर दूसरा आइटम यहाँ पर लेंगे हम, दूसरा आइटम है पीवीसी पैनल 15 फीट। तो पीवीसी पैनल 15 फीट, यहाँ पर 15 फीट को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। 20 स्क्वायर फीट इसको बेचा है, 20 स्क्वायर फीट और 275.80 एक स्क्वायर फीट की रेट, एंटर करेंगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई हमारी 9513 और यहाँ पर भी हो गई है 9513। ठीक है, अब इसका अगर कोई तीसरा आइटम है तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो अब कोई आइटम नहीं है, एंटर करेंगे और इस पर जो IGST टैक्स है वो लगाएंगे। टाइप करूंगा मैं यहाँ पर IGST एंड एंटर, तो यहाँ पर मेरे 1712.34 IGST लग गया। एंटर करूंगा और राउंड ऑफ कर दूंगा, राउंड ऑफ करूंगा। टोटल मेरा बिल हो गया 11,225 का। यहाँ पे भी मेरा टोटल बिल हो गया 11,225 रुपये का। तो इस तरह हमने दूसरी एंट्री कर ली है, इसमें मैंने कैश एंट्री करना आपको बताया है। तो प्रैक्टिस के लिए नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सारी एंट्री आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं हमारे कोर्स का चैप्टर 27 सेल्स एंट्री ऑफ इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड आइटम्स। आइटम वही हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन इन आइटम को हम आउट ऑफ स्टेट यानी दूसरे स्टेट में, जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, इन किसी भी स्टेट में मैं माल को बेचता हूँ, तो इस तरह की एंट्री को सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड कहते हैं। तो इसकी एंट्री टैली ERP9 में कैसे की जाती है वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर 27। सबसे पहले आपको कंपनी ओपन कर लेनी है और एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करना है। तो यहाँ पर पेमेंट का वाउचर ओपन है, सबसे पहले सेल्स का वाउचर ओपन करना है। तो सेल्स वाउचर ओपन करने के लिए कीबोर्ड में F8 प्रेस करूंगा, मेरे सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस नोट्स ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तारीख है यहाँ पर 1 मार्च 2020। तो टैली में आऊँगा, F2 दबाऊंगा, 1/3/2020 एंड एंटर। उसके बाद में बिल नंबर है यहाँ पर 034, तो 034 एंड एंटर। अब पार्टी नेम है यहाँ पर नमन सिन्हा और ये जो पार्टी इसने माल लिया है कैश। तो कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा पार्टी अकाउंट नेम में मैं डाल दूंगा कैश। और यहाँ पर बायर डिटेल में मैं बायर्स में इसका नाम लिख दूंगा नमन सिन्हा एंड एंटर। इसका एड्रेस डाल दूंगा, एड्रेस है इसका नियर नई सड़क गुजरात। तो नियर नई सड़क एंटर, गुजरात एंटर। अब आगे एंटर करूंगा कंट्री इसकी इंडिया, स्टेट यहां पर ध्यान रखना आपको कर देना स्टेट गुजरात और प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात और GST रजिस्ट्रेशन टाइप, क्योंकि ये कस्टमर है तो GST रजिस्ट्रेशन टाइप में हम कंज्यूमर को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अभी तक हम 3 तरह की सेल्स की एंट्री कर चुके हैं। पहली सेल्स एग्जेम्प्टेड, दूसरी सेल्स GST और तीसरा सेल्स IGST। अब ये है हमारी चौथी एंट्री सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी हम ऐसा माल जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है वो माल बेच रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, खुद के स्टेट में नहीं बेच रहे। तो इस तरह की सेल्स को कहते हैं सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड। तो यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, Alt+C, सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, एंटर एंड एंटर। ग्रुप लेंगे इसका सेल्स अकाउंट एंड एंटर। बाकी किसी भी फंक्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में आकर के गुड्स कर देंगे और इसको कर देंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे लेना नेम ऑफ आइटम, हम वही माल बेचेंगे जो माल हमने खरीदा है। तो जो माल हमने खरीदा उसका हम पहले से ही आइटम क्रिएट कर चुके हैं, दोबारा आइटम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब आइटम देखेंगे हम, यहाँ पर आइटम है कमिन अनार 1 kg। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा कमिन अनार 1 kg एंड एंटर। उसके बाद में यहाँ पे लेना है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर है 10 kg और 1 kg की प्राइस है 450 रुपये। तो यहाँ पर 10 टाइप करके एंटर कर दूंगा और 1 kg की रेट 450 रुपये टोटल हो जाएगी हमारी 4500। फिर एंटर करूंगा। अगला आइटम है इसबगोल रानी 1 kg। तो यहाँ पर इसबगोल रानी 1 kg एंड एंटर। टोटल क्वांटिटी यहाँ पर है 10 किलो, जो मैंने बेचा है वो है 10 किलो और एक आइटम की रेट है 350 रुपये। तो 10 × 350 और एंटर कर दूंगा। टोटल बिल मेरा यहाँ पर हो गया है 8000 रुपये का और यहाँ पे भी आप देख सकते हो टोटल बिल 8000 रुपये का हो गया है। तो इतनी सिंपल सी एंट्री है ये सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको सेव करूंगा, सेव करने के लिए लास्ट तक एंटर प्रेस करूंगा और सेव। ये मेरी एंट्री सेव हो चुकी है। अब इसी तरह आपको जितनी भी एंट्री यहाँ पे दी हुई है सबको आपको 1 बाय 1 क्लियर करना है। बस आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर किसी भी लेज़र के आगे कैश नहीं लिखा हुआ है तो उसका आपको लेज़र क्रिएट करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सुंदरी कम्युनिकेशन है, यहाँ पर कैश नहीं लिखा हुआ तो इसको आपका लेज़र क्रिएट करना है
और दूसरी बात, ये जो पार्टी है वो रेगुलर पार्टी, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर इसके मिल जाएंगे, तो जीएसटी नंबर भी आपको डालने हैं और टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको रेगुलर लेना है और बाकी की आपको आइटम एज इट इज सेलेक्ट करके एंट्री को करना है। तो जितनी भी एंट्री आपको यहाँ पे दी हुई है सब एंट्री को आपको करना है। तो 27 चैप्टर तक हम परचेज और सेल्स की एंट्री करना सीख जाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट 4 चैप्टर में सेल्स की एंट्री करना सीखा था, जिसमें हमने सेल्स एग्जेम्प्टेड, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, इनकी एंट्री करना हमने पिछले 4 चैप्टर में सीखा था। तो सेल्स की एंट्री तो हमने कर ली है। अब जितनी भी हमने सेल्स की एंट्री की है उसकी रिपोर्ट्स हम कहाँ पर देख सकते हैं, इसी बेसिस पर हमारा चैप्टर 28 है, हाउ टू चेक सेल्स रिपोर्ट इन टैली ERP 9। जिस तरह हमने चैप्टर 21 में परचेज रिपोर्ट को चेक करना सीखा था, उसी तरह हम इस चैप्टर में सेल्स रिपोर्ट को चेक करना सीखेंगे। और बिल्कुल परचेज रिपोर्ट की तरह ही हम सेल्स रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें पहले हम मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट चेक करना सीखेंगे, उसके बाद में डे वाइज सेल्स रिपोर्ट, फिर तीसरे नंबर पर पीरियड वाइज सेल्स रिपोर्ट, और चौथे नंबर पर पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट, पांचवें नंबर पर आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट और छठे नंबर पर सेल्स लेजर वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो ये 6 तरह की सेल्स रिपोर्ट देखना हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट से। तो आपको सबसे पहले कंपनी को ओपन कर लेना है। मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले जाना है डिस्प्ले, जिसका शॉर्टकट है D, आप कीबोर्ड में D प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जाना है अकाउंट्स बुक, जिसका शॉर्टकट है A, आप कीबोर्ड में A प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा एक सेल्स रजिस्टर। हमने पिछली बार परचेज रजिस्टर चेक किया था, अब हम चेक करेंगे सेल्स रजिस्टर। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट S प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही सेल्स रजिस्टर के लिए S प्रेस करेंगे तो हमारा सेल्स रजिस्टर ओपन हो जाएगा और आपके सामने ये पूरी मंथ वाइज जो हमने सेल्स की एंट्रियाँ की थी, जितनी भी हमने सेल्स की एंट्रियाँ की थी वो सारी यहाँ पे मंथ वाइज आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्रैल में 11,600, मई में 12,110, जून में 28,250, इस तरह अप्रैल से लेकर के मार्च तक पूरे एक साल में आपने जितनी भी बिक्री की है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अप्रैल में 11,600 है, मई में 12,110 और यहाँ पर मई की टोटल बता रहा है, अप्रैल और मई की टोटल 23,710। इस तरह ये 3 महीने की टोटल, ये 4 महीने की टोटल, ये 5 महीने की, और यहाँ पे लास्ट में मार्च में पूरे एक साल की टोटल 6,30,870 रुपये की हमने टोटल सेल की है। तो ये हो गई हमारी मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट। अब हम चेक करेंगे डे वाइज सेल्स रिपोर्ट। डे वाइज सेल्स रिपोर्ट चेक करने के लिए आप किसी भी मंथ में एंटर कर सकते हो। जैसे मैं जनवरी में एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे सामने जो सेल्स रिपोर्ट ओपन है वो सारी की सारी जनवरी की है। अब मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर किसी एक तारीख की सेल देखनी है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 फरवरी को कितनी सेल की थी, तो यहाँ पर आपको फंक्शन बार में ऑप्शन मिलेगा डेट, जिसका शॉर्टकट है F2, और यहाँ पर मैं तारीख लगा दूंगा 1 फरवरी 2020 एंड एंटर। तो मेरे सामने जो सेल्स की रिपोर्ट आएगी वो 1 फरवरी की आएगी। इसी तरह आप किसी भी तारीख की, चाहे वो 1 फरवरी हो, चाहे 1 जनवरी हो, चाहे 1 दिसंबर हो, किसी भी तारीख की आप सेल्स रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं पीरियड वाइज सेल्स रिपोर्ट। पीरियड वाइज का मतलब हो गया कि मान लीजिए मुझे 10 दिनों की सेल देखनी है, 15 दिनों की देखनी है, 5 दिन की देखनी है, किसी एक तारीख से लेकर के दूसरी तारीख तक, जैसे मान लीजिए 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की 20 की देखनी है, तो वो होता है पीरियड वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो मुझे मान लीजिए कि यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट देखनी है 1 जून से लेकर के 1 जुलाई तक की, तो यहाँ पर पीरियड चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर फंक्शन बार में ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ पीरियड, जिसका शॉर्टकट है Alt+F2। तो जैसे मैं Alt+F2 दबाऊंगा तो यहाँ पर फ्रॉम और टू डेट पूछेगा। जैसे मान लीजिए मुझे 1 जून 2019 से लेकर के 1 जुलाई 2019 तक की एंट्री देखनी है, तो मैं डेट डाल करके एंटर कर दूंगा। तो अब हमारे सामने जो रिपोर्ट ओपन होगी वो रिपोर्ट ओपन होगी 1 जून 2019 से लेकर के 1 जुलाई 2019 तक। तो इस तरह आप किसी भी डेट के बीच की पीरियड वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हो, जो भी आपको देखनी है।
अब चौथे नंबर पर है पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट। अब पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट में क्या होता है कि मान लीजिए एक कस्टमर था असलम नाम से, मुझे ये देखना है कि मैंने उसको असलम को माल कब बेचा और उसने जो हमने उसको उधार माल बेचा था तो उधार माल के पैसे आए या नहीं आए, या मान लीजिए कि हमने असलम को उधार में माल बेचा था और असलम हमारे पास में आया है, वो ये बोल रहा है कि मैंने जितना का भी आपसे माल खरीदा वो मैं पैसे जमा करवाना आया हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए कि आप मेरे से कितने रुपए मांगते हैं। तो उसके लिए आपको उस कस्टमर का लेजर ओपन करना पड़ेगा। आप तब उसको बता सकते हो कि आपने इतनी तारीख को ये आइटम खरीदा था और आपसे हम इतने रुपए मांगते हैं तो इतने जमा करवा दीजिए। तो इस तरह की अगर रिपोर्ट आपको देखनी है तो वो आप कैसे देख सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले डिस्प्ले में जिसका शॉर्टकट है डी, फिर जाना है अकाउंट्स बुक में जिसका शॉर्टकट है ए, और अब आपको ओपन करना है लेजर जिसका शॉर्टकट है एल। तो यहाँ पर हमने जितने भी लेजर बनाए हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर मैं ऊपर क्या करूँगा, टाइप कर दूंगा असलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेजर मेरे सामने आ गया। अब इसमें करूँगा एंटर। तो जैसे ही एंटर करूँगा यहाँ पर सामने आ जाएगा असलम ने हमसे कितने रुपए का और कब माल खरीदा है। आप देख सकते हो यहाँ पर असलम ने 2 जून 2019 को माल खरीदा था, और अगर इस पे एंटर करूंगा तो हम उसको ये भी बता सकते हैं कि आपने क्या क्या आइटम खरीदा था और एक आइटम की क्या रेट थी, कितने आइटम खरीदे और टोटल आपका बिल कितना हुआ, वो सारी डिटेल इस वाउचर के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर इसका 9,000 रुपये जो है यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस इसका बता रहा है कि हम आपसे 9,000 रुपये मांगते हैं, आप 9,000 रुपये जमा करवा दीजिए। तो इसी तरह आप दूसरी किसी भी पार्टी की डिटेल आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मुझे दूसरा किसी भी पार्टी का देखना हो, तो जैसे यहाँ पर सुंदरी कम्युनिकेशन एक पार्टी, उसको भी हमने माल बेचा था तो उसका भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। किसी भी पार्टी की, किसी भी लेजर की, किसी भी तरह की रिपोर्ट आपको देखनी है तो आपको यही ऑप्शन को यूज करना है। अब हम देखेंगे आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट। आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट का मतलब ये हो गया कि हमने कोई आइटम कब बेचा और कितना बेचा है और किसको बेचा है, ये सारी डिटेल आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट में शो करता है। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे डिस्प्ले जिसका शॉर्टकट है डी। तो मैं कीबोर्ड में डी प्रेस करूंगा और अब की बार मैं जाऊंगा इन्वेंट्री बुक्स में जिसका शॉर्टकट है आई। मैं आई प्रेस करूंगा और अब ओपन करूंगा मैं स्टॉक आइटम, इसका शॉर्टकट है एस। तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे जितने भी अपन ने आइटम अभी तक बनाए हैं वो सारे के सारे आइटम यहाँ पर शो करेंगे। अब आपको जिस भी आइटम की रिपोर्ट देखनी है, कि मान लीजिए आपको देखना है ये बाजरा गुहा 110, ये आपने आज तक कितना बेचा, इसकी रिपोर्ट आपको देखनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली टाइप कर दीजिए बाजरा गुहा 110 एंड एंटर। तो जैसे ही आप एंटर करोगे अब आपके सामने यहाँ पर बाजरा गुहा 110 की सारी रिपोर्ट आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने जुलाई में 15 बैग खरीदे थे और मार्च में 10 बैग आपने बेच दिए हैं और यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा है। अब आपके पास में 5 बैग बचे हैं। तो आप टोटल रिपोर्ट यहाँ पे नीचे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं 15 बैग आपने खरीदे, 10 बैग आपने बेच दिए और 5 बैग का अब आपके पास में स्टॉक पड़ा है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको देखना है कि 15 बैग आपने किससे खरीदे, तो आप यहाँ पर आकर के जुलाई में आकर के इसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू जीनस प्राइवेट लिमिटेड, आपने इससे ये आइटम खरीदा और आपको देखना है कि बेचा किसको। वापस एस्केप प्रेस करूंगा मैं और यहाँ पर मार्च में आकर के एंटर करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा सुंदरी कम्युनिकेशन, आपने सुंदरी कम्युनिकेशन को ये माल बेचा है। तो ये है आइटम वाइज सेल्स रिपोर्ट। इसी तरह आप किसी भी आइटम की रिपोर्ट चेक कर सकते हो। अब लास्ट है सेल्स लेजर वाइज सेल्स रिपोर्ट। हमने 4 तरह की सेल्स की थी, एक सेल्स एग्जेम्प्ट, एक सेल्स जीएसटी, एक सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो हमें देखना है कि मैंने सेल्स जीएसटी कितनी की, सेल्स आईजीएसटी कितनी की, इस तरह अलग अलग सेल्स की रिपोर्ट देखनी है तो किस तरह देख सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है फिर से डिस्प्ले में जिसका शॉर्टकट है डी, और आपको जाना है अकाउंट्स बुक में जिसका शॉर्टकट है ए, और आपको जाना है लेजर जिसका शॉर्टकट है एल। तो यहां पर आपको टाइप करना ऊपर, जैसे मान लीजिए सेल्स जीएसटी की रिपोर्ट देखनी है तो यहां पर मैं ऊपर टाइप करूंगा सेल्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पर सेल्स के हमने चारों जो लेजर बनाए थे वो यहाँ पर आ गए, जैसे सेल्स एग्जेम्प्टेड, सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो मान लीजिए सेल्स जीएसटी की देखनी है तो मैं सेल्स जीएसटी पर आकर के एंटर करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर एक ही एंट्री क्यों शो हो रही है, हमने बहुत सारी एंट्री की थी तो उसका एक रीजन मैं बता देता हूँ। ये जो एंट्रियाँ शो हो रही है वो शुरू हो रही है 1 जनवरी 2020 से लेकर के 2 मार्च 2020 तक की।
तो इस बीच में केवल एक ही एंट्री है, इसलिए यहाँ पर एक ही एंट्री शो हो रहा है। तो मान लीजिए मुझे शुरू से लेकर के आखिर तक की पूरी देखनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पीरियड चेंज करूंगा। वही बात, Alt+ F2 दबाऊंगा और यहाँ पर मान लीजिए 1/4/2019 से लेकर के 2/3/2020 तक सारी एंट्री जितनी भी है वो सब देखूंगा। तो एंटर करूंगा, अब मेरे सामने जितनी भी सेल्स जीएसटी की एंट्री होगी वो सब मेरे सामने आ जाएगी। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इसकी टोटल भी शो कर रहा है 2,64,017.20। तो इसी तरह आप सेल्स IGST की भी देख सकते हैं। जैसे मैं ओपन करता हूँ सेल्स IGST और एंटर, तो यहाँ पर ये जो सेल्स IGST की रिपोर्ट शो कर रहा है वो कर रहा है 1 मार्च 2020 से 2 मार्च 2020। तो फिर से मैं पीरियड चेंज करूंगा Alt F2 और यहाँ पर कर दूंगा 1/4/2019 से लेकर के 2 मार्च 2020 एंड एंटर। तो सारी जितनी भी इस बीच की एंट्री होगी वो सब आपके सामने आ जाएगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर 29 बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन टैली ERP 9। क्योंकि हमने अभी कोर्स शुरू किया ही है तो बैलेंस शीट के बारे में अभी हमें जितना जानना चाहिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो मैं केवल अभी उतनी ही जानकारी आपको दूंगा। वैसे तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत बड़ी चीज़ है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझने की भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल अभी बेसिक लेवल के हिसाब से मैं आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक ही जानकारी दूंगा। अगर किसी को बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एडवांस लेवल में जानना है तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर 4 या 5 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में A to Z जितनी भी डिटेल आपको जाननी चाहिए वो सब बताई हुई है। लेकिन जो बिगिनर हैं उनको शायद वो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। फिर भी अगर आप एक बार देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है और अगर आपको समझ में आता है तो वो भी अच्छी बात है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बता देता हूं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। जिस तरह हमने चैप्टर 21 में और चैप्टर 27 में परचेज और सेल्स की रिपोर्ट देखी थी, उसमें हमने सभी रिपोर्ट जो है अलग अलग देखी थी, जैसे पार्टी वाइज सेल्स रिपोर्ट या परचेज रिपोर्ट, आइटम वाइज रिपोर्ट, डेट वाइज रिपोर्ट, मंथ वाइज रिपोर्ट, सेल्स या परचेज लेजर वाइज रिपोर्ट। ये हमने रिपोर्ट जो है सब अलग अलग देखी थी। और बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी रिपोर्ट एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है। यानी मान लीजिए कि मुझे देखना है कि मेरे पास कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, मेरे लेनदार कितने हैं, मेरे देनदार कितने हैं, मैंने आज तक कितना माल खरीदा, मैंने आज तक कितना माल बेचा, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, मुझे आज तक कितना प्रॉफिट हुआ, मेरे आज तक कितने खर्चे हुए, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट आपको एक ही जगह पर मिल जाती है और वो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी रिपोर्ट्स कहाँ पर होती है और किस तरह देखी जाती है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको टैली में कंपनी को ओपन कर लेना है। अब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करने के लिए आप सीधा यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है बैलेंस शीट, जिसका शॉर्टकट है B। तो आपको कीबोर्ड में B प्रेस करना है। जैसे ही आप B प्रेस करोगे आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को यस करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर फंक्शन बार में एक ऑप्शन मिलेगा फीचर्स, आपको F11 कीबोर्ड में प्रेस करना है और यहाँ पर आपको जो दूसरा ऑप्शन है इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को आपको करना है यस। आप पहले चेक कर लें कि ये ऑप्शन आपके यस है या नहीं है। अगर आपके नो है तो आपको इसको यस करना है, फिर आपको इसको एंटर करते हुए लास्ट तक आपको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटी एंड असेट्स। बैलेंस शीट में ये 2 पॉइंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। लायबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, यानी इस साइड में आपके जो भी अमाउंट शो होगा वो सब आपको किसी ना किसी को देना है। आप पर उत्तरदायित्व है कि ये पैसा, इस साइड में जो भी आपके पैसा शो होगा वो आपको किसी ना किसी को देना है। और एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। इस साइड में जो भी पैसा आपके शो होगा वो आपकी संपत्ति है या आप किसी ना किसी से मांगते होंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि लायबिलिटी और एसेट्स के साइड में कौन कौन से अमाउंट शो होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर फंक्शन बार में एक ऑप्शन मिलेगा डिटेल्ड, यानी इस बैलेंस शीट को हम डिटेल में देखेंगे। डिटेल में देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है या इसका शॉर्टकट है Alt+F1। Alt+F1 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये जो बैलेंस शीट है वो डिटेल में हो जाएगी। आप एक बार वापस आपको Alt+F1 प्रेस करके बताता हूँ।
ये देखिए Alt+F1 दबाऊंगा तो ये जो वापस कंडेंस्ड हो जाएगी, और वापस Alt+F1 दबाऊंगा तो ये डिटेल में हो जाएगी। तो इस तरह आप बैलेंस शीट को डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं जगह पे कुछ अमाउंट शो कर रहा है जो इस तरह से है, जिसमें यहाँ पर ऑप्शन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब है लेनदार। देखिए जब भी हमने परचेज की एंट्री की थी, तो परचेज की एंट्री के वक्त जो भी पार्टी थी उन सब का ग्रुप लिया था हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जैसा कि मैंने बताया था सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार, और लेनदार का मतलब ये हो गया कि ये जो भी हैं 8,43,435 रुपये, ये आपसे कोई ना कोई आपसे रुपये मांगता है, यानी ये आप पर लाइबिलिटी है कि 8,43,435 रुपये आपको किसी ना किसी को देने हैं। अब किसको देने हैं, कौन कौन आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, वो आप डायरेक्ट यहीं पर एंटर करोगे तो आपको पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि ये आपसे पैसे मांगते हैं। जैसे एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज आपसे 5,000 रुपये मांगता है। इसी तरह एग्रीस्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड ये आपसे 17,460 रुपये मांगता है। इसी तरह नीचे जितने भी दिए हुए हैं वह आपसे किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ अमाउंट मांगते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको किसी भी लेजर पे डाउट है कि ये 5,000 रुपये आपसे कैसे मांगता है, जैसे एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज, अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये 5,000 रुपये कैसे मांगता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पे इसकी अप्रैल से लेकर के मार्च तक पूरे 1 साल की सारी रिपोर्ट होगी। अब उस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्रैल में ही केवल एक एंट्री है 5,000 रुपये की। जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपने एग्रीकेयर केमिकल इंडस्ट्रीज से 1 अप्रैल 2019 को 5,000 रुपये का माल खरीदा, वही पैसे ये आपसे मांग रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने इससे और भी माल खरीदा होता तो वो सारी एंट्री भी यहाँ पे आ जाती। अगर आपने इसको पेमेंट किया हुआ होता तो वो पेमेंट की एंट्री भी यहाँ पर शो हो जाती। तो इस तरह आप किसी भी सन्ड्री क्रेडिटर्स की यहाँ पर लेनदार की पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपको एक एक करके किसी की चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं बैक ले लेता हूँ एस्केप करके। अब इस साइड में आते हैं, यहाँ पर आपका शो कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है आइटम्स एट द रेट 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो हमने 0% का भी माल खरीदा, 5% का भी खरीदा, 12 का भी खरीदा, 18 का भी और 28 का। और मैंने आपको बताया था जब हमने आइटम क्रिएट किए थे तब एक ग्रुप बनाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया था। अब उसका फायदा क्या है ये मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसका फायदा ये है कि जितने भी हमारे 0% के आइटम है वो अलग हो गए, 5% के अलग हो गए, 12% के अलग हो गए, 18% के अलग हो गए और 28% के ग्रुप, सबका ग्रुप अलग अलग हो गया। तो ये ग्रुप बनाने का फायदा है। अब मैं डायरेक्टली देख सकता हूं कि मेरे पास 0% का कितना माल है, 5% का कितना है, 12 का कितना है, 18 का कितना है और 28 का कितना है। डायरेक्टली मैं यहीं से चेक कर सकता हूं। तो अब अगर मान लीजिए मुझे डिटेल में देखना है तो आपको यहाँ पे फंक्शन बार में ऑप्शन मिलेगा डिटेल, जिसका शॉर्टकट वही है Alt+F1। जैसे ही Alt+F1 दबाऊंगा तो अब मेरे पास में स्टॉक की लिस्ट भी आ जाएगी। जैसे 0% का यहाँ पर यही है, 0% के आइटम है और इतने, जिसमें मान लीजिए ये बाजरा 86M38 कितने किलो है और 1 किलो की रेट कितनी है और टोटल वैल्यू इसकी कितनी है, वो सब यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं सारा का सारा स्टॉक यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह आइटम्स एट द रेट 5% भी आ रहा है, 12% भी यहाँ पे आ रहा है और 18% भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो बैलेंस शीट का ये फायदा है कि हमें सीधे ही डायरेक्टली पता चल जाएगा हमारे पास कितना स्टॉक है, उसमें से 0% कितना है, 5% कितना है, 12%, 18% और 28% कितना है। एक एक करके आपको किसी भी स्टॉक को देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए इसमें मैं आइटम्स एट द रेट 00% पे एंटर करता हूँ और यहाँ पर 86M38 मेरे पास में 5 किलो शो कर रहा है, तो इसकी भी अगर मैं डिटेल देखना चाहूँ तो मैं इस पर एंटर करूँगा तो अब इसकी भी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बता रहा है कि अप्रैल में आपने 20 किलो खरीदा था और मार्च में आपने 15 किलो बेच दिया, तब अब आपके सामने 5 किलो का स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह आप किसी भी आइटम की रिपोर्ट यहीं पे डायरेक्ट चेक कर सकते हो। अब लेते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन है यहाँ पर सन्ड्री डेब्टर्स। डेब्टर्स का मतलब क्या हुआ? सन्ड्री डेब्टर्स का मतलब है देनदार, यानी वो लोग जो आपको पैसे देंगे, जिनको आपने उधार माल बेचा था, वो सब आपके सन्ड्री डेब्टर्स हैं। तो जैसे मैं इस पे एंटर करूंगा तो यहाँ पर सभी सन्ड्री डेब्टर्स की लिस्ट आ जाएगी। मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मेरे कौन कौन देनदार है, मैं किन किन से पैसे मांग रहा हूँ, कितने रुपए मांग रहा हूँ। तो सीधा जैसे ही आप सन्ड्री डेब्टर्स पे एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरी सन्ड्री डेब्टर्स की लिस्ट खुल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है कि अर्जुन कुमार से आप 9,500 रुपये मांगते हैं, अरुण जैन से 22,500, अरविंद कुमार से 26,000 रुपये, असलम से 9,000 रुपये। तो यहाँ पर पूरे देनदार की लिस्ट आ रही है और टोटल रुपए आप 3,31,674 रुपये मांगते हो।
अब यहाँ पर फिर से वही, अगर आप किसी भी पार्टी की डिटेल देखना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे मैं अरुण जैन की डिटेल देखना चाहता हूँ तो इस पर मैं सिंपली एंटर करूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो सबसे पहले इसकी तो मंथ वाइज सेल्स रिपोर्ट या परचेज रिपोर्ट जो भी आपने इससे किया है, पेमेंट रिसीव, वो सारी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने केवल जुलाई में इसको 22,500 रुपये का माल बेचा, तो जैसे ही जुलाई में एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको बता देगा कि आपने इसको कितनी तारीख को माल बेचा। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो और इसकी डिटेल आप देख सकते हो, जैसे आपने माल बेचा था उसका बिल नंबर क्या था और कौन कौन सा आइटम आपने कितना बेचा और कितने रुपए का बेचा, ये सारी चीजें आपको इस वाउचर के अंदर आपको शो कर देगा। तो इस तरह आप और भी किसी भी दूसरी पार्टी की आप सेल्स रिपोर्ट को चेक कर सकते हो या डेब्टर्स रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड का मतलब हो गया कि अभी तक आपके पास में कैश बैलेंस कितना पड़ा है। तो यहाँ पर 2,99,196 रुपये आपका कैश बैलेंस बता रहा है। ये कैश बैलेंस कैसे बता रहा है, तो जैसे मैं इस पर एंटर करूंगा तो अब आप देख सकते हो मंथ वाइज बता रहा है यहाँ पे, अप्रैल से लेकर के मार्च तक। फिर अब अगर मान लीजिए किसी भी महीने में मैं एंटर करता हूँ, जैसे मार्च में मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आपने मार्च में जो भी माल बेचा था, अब ये कैश आपके पास कहाँ से आया ये आपको बता देता हूँ। जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तब आपको पता चलेगा कि आपने कैश माल बेचा था जिसमें ये आइटम थे, इतने किलो थे और इतने रुपए के थे। तो जो आपने वो कैश माल बेचा उसके कैश रुपए आपके पास में आए तो वो आपका कैश इन हैंड हो गया। तो इसी तरह आप और भी अलग अलग महीने की अलग अलग रिपोर्ट को आप चेक कर सकते हो। तो देखिए ये तो है बैलेंस शीट जिसकी बेसिक रिपोर्ट मैंने आपको बताई है। हालांकि बैलेंस शीट इससे भी ज़्यादा एडवांस होती है, बहुत बड़ी बड़ी भी बैलेंस शीट होती है, तो वो सब आगे की चीज़ें हैं, वो सब आगे एडवांस लेवल पे हम सीखते चलेंगे धीरे धीरे 1 by 1। अब हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका शॉर्टकट है P। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको भी डिटेल में कर लेते हैं। डिटेल में करने के लिए यहाँ पर मैं Alt+F1 दबाऊंगा तो यहाँ पर ये मेरी रिपोर्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस की वो भी डिटेल में आ जाएगी। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, लॉस का मतलब होता है नुकसान। यानी आपने आज तक जितना भी माल खरीदा बेचा उसमें आपको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सारी रिपोर्ट इसके अंदर शो करता है। सबसे पहला कॉलम है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जब आपने ये धंधा शुरू किया था तब आपके पास में कुछ स्टॉक था क्या? नहीं, हमारे पास में जब हमने ये जो बिजनेस शुरू किया था तब कोई भी स्टॉक नहीं था। हमने जितना भी स्टॉक खरीदा था सबसे पहले, तब आपको यहाँ पे देखेगा यहाँ पे परचेज अकाउंट में आपने जो जो माल खरीदा है वो सब यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे तो सबसे पहले टोटल आ रही है 7,55,976 रुपये की। फिर उसमें से आपने परचेज एग्जेम्प्ट कितना खरीदा, परचेज जीएसटी कितना खरीदा, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, तो ये सारी डिटेल अलग अलग आ रही है। तो चारों ही परचेज की एंट्री यहाँ पे शो कर रही है। अगर आपको किसी की डिटेल देखनी है तो उस पर आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मंथ वाइज आपको शो करेगा कि आपने सितंबर में इतना खरीदा, अक्टूबर में इतना, नवंबर में इतना और दिसंबर में इतना। और उस महीने की भी आपको डिटेल देखनी है तो फिर आपको एंटर करना है। तो अब मंथ वाइज भी आपको शो कर देगा, जिसमें आपको डेट वाइज बता देगा कि 1/11 को आपने इतना खरीदा और 2/11 को आपने इतना खरीदा। और क्या क्या खरीदा उसकी भी डिटेल देखनी है तो आपको फिर से एंटर करना है, तब आपको पूरी डिटेल शो कर देगा कि आपने जो भी माल खरीदा उसका बिल नंबर क्या था, कौन सा आइटम था, कितने रुपए का था और टोटल वैल्यू कितनी थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस साइड में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो शो कर रहा है सेल्स अकाउंट। सेल्स यानी आपने जो जो माल बेचा, टोटल वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5,72,922 रुपये। और फिर यहाँ पर शो कर रहा है सेल्स एग्जेम्प्टेड, फिर सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी और सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो अब यहाँ पे भी आपको मान लीजिए सेल्स जीएसटी का देखना है तो आपको एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मंथ वाइज शो करेगी, फिर आप किसी भी मंथ में एंटर करेंगे अब आपको डेट वाइज शो करेगी, फिर आप एंटर करोगे अब आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि बिल नंबर क्या था। और अगर यहाँ पे एंटर करेंगे किस पार्टी को आपने माल बेचा और कौन सा आइटम बेचा, कितनी क्वांटिटी का बेचा, कितने रुपए का बेचा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर देगी। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन है क्लोजिंग स्टॉक। यानी आपने जो माल खरीदा और उसके बाद में माल को बेच दिया, खरीदने और बेचने के बाद में अब आपके पास में उसका स्टॉक कितना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेन खरीदा था मान लीजिए 10 क्वांटिटी का और 5 क्वांटिटी हमने बेच दी, तो 5 क्वांटिटी का अपने पास में स्टॉक पड़ा है। तो इसी तरह यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक शो करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी 2,40,695 रुपये 22 पैसे का है। उसमें 0% का कितना है, 5% का कितना है, 12% का कितना है, 18% का कितना है और 28% का कितना है, ये अलग अलग शो कर रहा है।
तो इसमें भी आप डिटेल देख सकते हैं। जैसे 5% में जैसे ही आप एंटर करोगे तो 5% के जितने भी आइटम है वो यहाँ पर शो करेंगे। जैसे PU फॉर्म शीट 32D, ये आपके पास में 2 पीस है, एक पीस की वैल्यू 1817.45 और दोनों की वैल्यू 3634.94। जैसे ही आप इस पे एंटर करोगे तो और डिटेल आप देख सकते हो। जैसे आपने ये आइटम कब खरीदा और कब बेचा। जैसे दिसंबर में ही हमने 5 पीस खरीदे और दिसंबर में ही हमने 3 पीस बेच दिए और 2 पीस का स्टॉक अपने पास अभी पड़ा है। और अगर आप एंटर करोगे तो आपको पार्टी का नाम भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे विनाशरी फॉर्म एंड फर्निशिंग से हमने ये माल खरीदा 2/12/2019 को और 2/12/2019 को हमने वीना को ये माल बेच दिया 3 पीस का। तो जैसे ही हम और एंटर करेंगे तब आपको यहाँ पे बिल नंबर भी शो हो जाएंगे और पूरी आइटम की डिटेल भी यहाँ पे शो कर देगी। तो देखिए दोस्तों, ये तो था बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। हालांकि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इससे कहीं ज्यादा आगे है, तो वो सब हम आगे 1 by 1 सीखते रहेंगे, लेकिन अभी आपको बेसिक जानकारी देनी जरूरी थी जो मैंने आपको दे दी है। तो शुरू करते हैं चैप्टर 30 रिसिप्ट एंट्री इन टैली ERP 9। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने 2 वाउचर में एंट्री करना सीख लिया है, एक परचेज वाउचर में और दूसरा सेल्स वाउचर में। तो अब हम यहाँ से तीसरे वाउचर यानी रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एंट्री करने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं जो हमें जाननी जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, यानी आपको अगर कहीं से भी रुपए की प्राप्ति हो रही है, चाहे वो रुपये आपको नगद मिल रहे हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट और इसके लिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि अगर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति होगी तो आपको पैसे क्यों मिलेंगे, कोई आपको पैसे क्यों देगा। तो अगर मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा तो माल के बदले में वो आपको पैसे देगा, तो उसके बदले में आप रिसिप्ट की एंट्री करोगे। तो ये तो है रिसिप्ट का मतलब। दूसरी बात कि आप रिसिप्ट की एंट्री जो है वो किस बेसिस पे यानी किस आधार पे करोगे। जिस तरह मैंने बताया था कि परचेज की एंट्री हम परचेज बिल को देख देख के करते हैं, और सेल्स की एंट्री अगर आप फुल टाइम कहीं पे अगर आप काम करते हो तो सेल्स का बिल आपको खुद को बनाना पड़ता है। कस्टमर आपके पास में आएगा, वो आपको अपना नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह बताएगा और उस आधार पे आपको सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है। और अगर आप कहीं पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपके सामने सेल्स बुक जो होगी वो उस बुक को देख देख करके आपको सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है, जिसमें कस्टमर का नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो सारी डिटेल देख करके आप सेल्स की एंट्री कर सकते हो। तो अब बात करते हैं रिसिप्ट की एंट्री आपको किस आधार पे करनी है। देखिए, रिसिप्ट की एंट्री में भी अगर आप मान लीजिए कहीं पे फुल टाइम काम करते हो, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आप कहीं पे फुल टाइम काम करते हो तो फुल टाइम काम करते हो तो ऑल टाइम आप काउंटर पे बैठे ही रहोगे और जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, आप अकाउंटेंट है तो आपको सब कुछ पता रहेगा कि कौन पैसा आपको दे रहा है, कौन आपसे पैसे ले रहा है। तो उसी आधार पे आपको रिसिप्ट, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है जो आपसे 5 दिन पहले 10,000 रुपये का मोबाइल उधार लेके गया था और वो 5 दिन बाद में आता है आपको पैसे जमा करवाने, तो आपको तो पता चलेगा ही कि आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है, किस कस्टमर ने आपको पैसे दिए, कितने रुपए दिए, कितनी तारीख को दिए, कैश दिए या चेक दिया या बैंक में ट्रांसफर किए, वो सब आपको पता ही रहेगा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। और अगर मान लीजिए आप कहीं पे पार्ट टाइम काम करते हो तो जिस तरह सेल की एंट्री हम सेल की बुक को देख देख के करते हैं, उसी तरह पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री के लिए भी पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर होते हैं, उसको देख देख करके हम पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं। और तीसरी बात, टाइप ऑफ पेमेंट यानी मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप मान लीजिए कोई कस्टमर आपसे उधार माल लेके गया और वो आपको 10,000 रुपये मान लीजिए उधार जमा करवाना है या 5 दिन के बाद में, तो अब वो 10,000 रुपये आपको कैसे दे रहा है, वो आपको कैश दे रहा है या आपको चेक दे रहा है या फ़ोन पे कर रहा है, गूगल पे कर रहा है, पेटीएम कर रहा है या IMPS कर रहा है, NEFT कर रहा है, तो आखिर किस तरीके से आपको वो पेमेंट कर रहा है, ये है मोड ऑफ पेमेंट। पहले केवल 2 ही तरीके हुआ करते थे। कोई कस्टमर आता या तो आपको कैश दे देता या फिर आपको चेक दे देता, 2 तरीके से आपको पेमेंट कर देता। लेकिन आज हम देखते हैं कि पेटीएम भी शुरू हो गया है, फ़ोन पे भी आ गया है, गूगल पे भी आ गया है और बहुत आम बात है कि कोई भी कस्टमर आपको पेटीएम कर देता है, कोई फ़ोन पे कर देता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ़ोन पे अगर आपको कोई करता है तो सीधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, यानी आपको किसी ने पेमेंट किया तो सीधा बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया।
तो इसकी भी एंट्री किस तरह होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल फ़ोनपे और पेटीएम और गूगल पे या बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, ये जो 4-5 मेथड हैं फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी केवल आपको बेसिक चीज़ बताऊंगा कि पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री किस तरह से की जाती है, और बाकी जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है वो हम आगे चल करके सीखेंगे। तो सबसे पहले टैली ERP9 में आपको कंपनी को ओपन कर लेना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल। और किसी भी एंट्री को करने के लिए हम सीधा जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। यहीं पे जो भी एंट्री होती है वो सारी एंट्री यहीं पे होती है। तो अकाउंटिंग वाउचर में एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेमेंट का वाउचर ओपन है। तो रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए रिसिप्ट का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। फंक्शन बार में आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ रिसिप्ट, जिसका शॉर्टकट है F6। कीबोर्ड में मैं F6 दबाऊंगा तो मेरा रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब अगर आपका वाउचर कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपको कुछ सेटिंग चेंज करनी है, जो मैं आपको बता देता हूँ। यहीं पर आपको कीबोर्ड में F12 प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको एक तो दूसरा ऑप्शन जो यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, ये अगर आपको यस है इसको करना है आपको नो। और अगला एक ऑप्शन है यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, ये अगर आपके नो है इसको करना है आपको यस। तो एक ऑप्शन को करना है नो और एक को करना है यस, और ये करते हुए आपको एंटर करना है लास्ट तक और इसको कर देना है सेव। तो अब आपका जो रिसिप्ट का वाउचर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एक बार मैं वापस गेटवे ऑफ टैली में आऊँगा और वापस अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक एंटर करूँगा और F6 रिसिप्ट का वाउचर ओपन कर लूँगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री, यहाँ पर मैंने नोट्स दिए हुए हैं, इसको देख करके हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है। इन नोट्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको देख करके हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तारीख को आपको पैसा प्राप्त हो रहा है, किस कस्टमर से हो रहा है, कितने रुपए हो रहा है, और कैश दे रहा है या बैंक से दे रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक दो एंट्री करके मैं आपको बता दूंगा। तो वापस मैं टैली ERP9 में आऊँगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये पूछ रहा है क्रेडिट। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक हमने परचेज और सेल्स की एंट्री की थी, वहाँ पर कभी टैली ने पूछा नहीं कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है। तो अब हम जब रिसिप्ट, पेमेंट और कॉन्ट्रा की एंट्री करेंगे तो अब हमें टैली पूछेगा किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट करना है, पहली बात। दूसरी बात, टैली ERP9 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको ये सहूलियत देता है कि अगर आपको डेबिट और क्रेडिट के नियम नहीं पता है, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आता है, तब भी आप परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री बिना डेबिट और क्रेडिट नियम के कर सकते हो, बड़ी आसानी से, बिना किसी परेशानी के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डेबिट और क्रेडिट नियम के बारे में जानना नहीं है। अगर आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आता है तो आपके अकाउंटिंग का ज्ञान अधूरा है, आपकी अकाउंटिंग का कुछ भी मतलब नहीं है। तो डेबिट और क्रेडिट करना भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम टैली ERP9 की जो सहूलियत है उसका फ़ायदा उठाएंगे। बेशक हम डेबिट और क्रेडिट करना सीखेंगे, लेकिन अभी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। डेबिट और क्रेडिट का नियम शुरू करके मैं आप में कन्फ्यूज़न पैदा करना नहीं चाहता। तो आप ये मान लीजिए कि मैं भी आपको उतना ही खाना परोस रहा हूँ जितना आप हजम कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपके खाने की जो क्षमता बढ़ जाएगी वैसे वैसे मैं आपको खाने की क्वांटिटी और बढ़ा दूंगा। तो अभी सिंपल सी बात समझ लीजिए कि जितना आपको समझना है उतना समझ लीजिए। डेबिट और क्रेडिट भी हम सीखेंगे और बड़ी आसानी से सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं, आने वाले किसी चैप्टर में। तो यहाँ पर टैली ERP9 क्या सहूलियत दे रहा है कि जैसे ही आप रिसिप्ट में क्रेडिट के कॉलम में आओगे तो टैली ERP9 आपको खुद को ये बता देगा कि ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें से आपको किस कस्टमर से आपके पैसे रिसिप्ट हो रहे हैं, उस कस्टमर का आपको नाम लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर उस कस्टमर का नाम आपको डालना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तारीख लगानी है। तारीख है 1 जून 2019। तो मैं टैली ERP9 में आऊँगा और यहाँ पर F2 प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ वाउचर है, यहाँ पर ये एक बार ही आएगा। आपको यहाँ पर भी 1/6 डाल देना और यहाँ पर भी 1/6 डाल देना है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एंटर। अब टैली ERP9 को बताना है किस कस्टमर से आपके पैसे रिसिप्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं अर्जुन कुमार से। तो यहाँ पर मैं नाम डालूंगा अर्जुन कुमार और कर दूंगा एंटर।
तो अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये अर्जुन कुमार कौन है, अर्जुन कुमार का नाम यहाँ पर किससे आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने अर्जुन कुमार को 9,500 रुपये का उधार माल बेचा था, इसलिए यहाँ पर इसका नाम आ रहा है। तो अब हम अर्जुन कुमार से उधार जो माल बेचा था उसके रुपए प्राप्त कर रहे हैं। तो कितने रुपए हमें प्राप्त हुए? हमें अर्जुन कुमार से प्राप्त हुए 8,000 रुपये। तो यहाँ पर मैं 8,000 टाइप करके एंटर करूंगा। जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए अभी तक हम इससे रुपये मांग रहे हैं 9,500 रुपये। जैसे ही 8,000 रुपये डाल करके एंटर करूंगा तो अब बाकी का जो बैलेंस है वो शो करेगा 1,500 रुपये। तो अब हम इससे 1,500 रुपये ही मांगते हैं। उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पर डेबिट कॉलम में। अब आपको टैली ARP9 को सिंपली ये बताना है कि ये जो 8,000 रुपये हैं अर्जुन कुमार ने वो आपको कैश दिए हैं या बैंक के थ्रू दिए, या फ़ोन पे किया है, पेटीएम किया है, गूगल पे किया है, या IMPS किया है, NEFT किया है, किस तरीके से आपको इसने पेमेंट किया है वो हमें टैली ARP9 को बताना है। तो क्रेडिट हमने कर दिया, अब हम करेंगे डेबिट। तो डेबिट किसको करेंगे? यहाँ पर डेबिट पर एंटर करेंगे। अब हमें टैली ARP9 को ये बताना है कि ये पेमेंट आपको कैसे मिला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश, थ्रू कैश। तो यहाँ पर ये जो हमें 8,000 रुपये प्राप्त हुए हैं वो कैश प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर मैं CASH कैश टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। तो इतनी सिंपल सी एंट्री है। कैश की एंट्री बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कस्टमर का नाम ले लिया, उसके बाद में उससे कितने रुपए मिल रहे हैं वो अमाउंट डाल दिया। फिर टैली ARP9 को हमने ये बताया कि ये जो पैसे मिल रहे हैं वो कैश मिल रहे हैं या बैंक के थ्रू मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कैश डालना है और एंटर कर देना है। एंटर करूँगा और जैसे ही एंटर करूँगा मेरी ये एंट्री सेव हो जाएगी। ये एंट्री मेरी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक देखिए हम सिंपल सी रिपोर्ट देखेंगे ताकि आपको यहाँ पे कुछ बताना है। तो एक बार मैं गेटवे ऑफ टैली में आऊँगा और अर्जुन कुमार का जो लेज़र है वो ओपन करूँगा। उसके लिए मैं जाऊँगा डिस्प्ले में और फिर जाऊँगा अकाउंट्स बुक में और फिर मैं लेज़र ओपन करूँगा, लेज़र अर्जुन कुमार का, और एंटर। तो अभी ये जो तारीख केवल यहाँ पे एक ही एंट्री आ रही है, उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, सारी एंट्री चेक करूँगा। तो Alt F2 दबाऊँगा, 1 4 से लेकर के 2 3 तक सारी एंट्री देखूँगा और एंटर। तो देखिए यहाँ पर सिंपली बता रहा है कि सबसे पहले आपने अर्जुन कुमार को 2 मई 2019 को 9,500 रुपये का माल बेचा, जिसके ये बिल नंबर थे और ये आइटम थे, ये क्वांटिटी थी और ये रेट थी। उसके बाद में आपने 1 जून 2019 को अर्जुन कुमार से 8,000 रुपये प्राप्त कर लिए, रिसिप्ट की एंट्री की हुई है। और अब यहाँ पर आप नीचे देखोगे बैलेंस इसका, तो 9,500 रुपये का हमने इसको माल बेचा और 8,000 रुपये माल के बदले में हमने प्राप्त कर लिए। तो 1,500 रुपये अभी भी इसका क्लोजिंग बैलेंस है, यानी 1,500 रुपये हम अभी भी इससे मांगते हैं। तो ये है इसकी सिंपल सी रिपोर्ट। इसी तरह आप दूसरी लेजर भी जैसे जैसे हम आगे एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे दूसरी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। तो वापस एक बार मैं गेटवे ऑफ टैली में आ जाऊँगा और एक एंट्री और आपको करके बता देता हूँ। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर ओपन करूँगा और रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए रिसिप्ट का वाउचर ओपन करूँगा। अब वापस नोट्स में आऊँगा, यहाँ पर सबसे पहले तारीख 1 अगस्त 2019, तो F2 1/8/2019 एंड एंटर। अब यहाँ पर किस पार्टी से आपको रुपए मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दे रहा है अरुण जैन। तो यहाँ पर अरुण जैन एंड एंटर। तो अरुण जैन से आप देख सकते हैं 22,500 रुपये मांग रहे हैं और ये जमा हमें कितने करवा रहा है, ये जमा करवा रहा है 22,500 रुपये पूरे। तो जैसे ही 22,500 रुपये डाल करके एंटर कर दूंगा, इसका बैलेंस जो है 0 हो जाएगा। तो अब हमें टैली ARP9 को बताना है 22,500 रुपये आपको कैसे प्राप्त हुए। तो डेबिट पे ही रहना दूंगा और एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आकर के देखूंगा कि ये कैश हमें दे रहा है 12,000 रुपये और बैंक में दे रहा है 10,500 रुपये। हमारे HDFC बैंक जो HDFC बैंक अकाउंट है उसमें इसने 10,500 रुपये जमा करवाए। तो 2 तरीके से इसने पेमेंट किया, आधा कैश किया और आधा बैंक के थ्रू। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे कैश और एंटर। तो कैश इसने कितना दिया, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर केवल 12,000 रुपये डाल करके एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी भी आपसे टैली ARP9 पूछेगा कि 22,500 रुपये अरुण जैन दे रहा है, उसमें से 12,000 उसने कैश दे दिए, तो बाकी के जो 10,500 रुपये हैं वो कैसे दिए, वो इसने दिए बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर डेबिट रखते हुए एंटर करूँगा। अब देखिए इसने HDFC बैंक में हमें 10,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही HDFC बैंक टाइप करूँगा तो यहाँ पर मेरा टैली एरर शो करेगा। रीज़न ये है कि HDFC बैंक का लेज़र हमने अभी तक नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पर HDFC बैंक का नाम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें HDFC बैंक का लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर Alt C प्रेस करूँगा, वही पुराना मेथड, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा HDFC बैंक अकाउंट एंड
एंटर एंड एंटर। अब देखिए इसके लिए भी हमें एक ग्रुप लेना है। मैंने आपको बताया था कि सही ग्रुप की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे गलत ग्रुप ले लेते हो तो आपका अकाउंटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ग्रुप की पहचान बताता हूँ। देखिए अभी तक हमने 4 ग्रुप के बारे में सीखा है। एक तो परचेज अकाउंट, कोई भी परचेज का लेजर, जैसे परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज एग्जेम्प्ट और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ये परचेज लेजर हमने परचेज अकाउंट के ग्रुप में बनाए थे। इसी तरह सेल्स अकाउंट में सेल्स के लेजर बनाए थे। सन्ड्री क्रेडिटर्स में जो भी हमारे लेनदार हैं, जिन जिन से हमने माल खरीदा, उन सभी के लेजर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में बनाए थे। और इसी तरह सन्ड्री डेटर्स, जिन जिन को हमने उधार माल बेचा, उन सब के लेजर हमने सन्ड्री डेटर्स में बनाए थे। तो अब है 5वां ग्रुप, यहाँ पर नोट कर लीजिए। किसी भी बैंक अकाउंट का लेजर, चाहे वो एचडीएफसी बैंक का हो, चाहे एक्सिस बैंक का हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, चाहे कोटक का हो, कोई भी बैंक अकाउंट हो, और चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, उसका ग्रुप जाएगा बैंक अकाउंट में। तो उस लेजर को हम बैंक अकाउंट के ग्रुप में बनाएंगे और यहाँ पे कर देंगे एंटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, बैंक अकाउंट डिटेल। आपको अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम और ब्रांच डालनी है। तो जैसे यहाँ पे मैं XYZ 1 2 3 कुछ भी अकाउंट नंबर डाल देता हूँ, आईएफएससी कोड भी 1 2 3 कुछ भी एक बार डाल देता हूँ। अगर आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है वो डालनी है। एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। अब यहाँ पर डालना है आपको बैंक नेम। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपका नेट कनेक्ट है तो ही यहाँ पे लिस्ट खुलेगी बैंक की। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एचडीएफसी बैंक। अगर आपके नेट कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर लिस्ट नहीं आएगी। तो एचडीएफसी बैंक डाल करके एंटर कर दूंगा और यहाँ पर ब्रांच डाल दूंगा, ब्रांच मेरी हो जाएगी नागौर, एंड एंटर। फिर देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन आएंगे आपको उसको एज इट इज ही रखना है, कुछ भी नो या कुछ भी यस नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है। तो ये ऑप्शन कौन से हैं और क्या काम आते हैं वो हम आगे सीखेंगे, अभी ये हमारे चैप्टर में नहीं है। तो एंटर करते हुए सीधा मैं आगे आ जाऊंगा, यहाँ पे एड्रेस में आऊँगा। सीधा मुझे एचडीएफसी बैंक का एड्रेस डालना, जो भी एड्रेस है। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ XYZ एड्रेस। इसकी कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान हो गया, और पिन कोड 341001। और इसका जीएसटी नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर आप जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो। जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए, जो नहीं है वो ब्लैंक रख सकते हो। तो मैं एंटर करूँगा, फिर एंटर करूँगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही एंटर करूँगा मेरे एचडीएफसी बैंक अकाउंट का जो लेजर है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि 22,500 रुपये में से 12,000 रुपये मेरे कैश आ गए और 10,500 रुपये मेरे एचडीएफसी बैंक में आ गए। नीचे देख सकते हो डेबिट भी टोटल हो गई 22,500 और क्रेडिट भी टोटल हो गई 22,500 रुपये। तो जब तक ये टोटल बराबर नहीं होगी तब तक आपसे टैली और आगे कुछ पूछता जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा। तो अब यहाँ पर कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और पूछेगा, जो आप चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो 10,500 रुपये अरुण जैन ने बैंक में ट्रांसफ़र किए हैं वो किस तरह किए हैं। यहाँ पर 4 मेथड दिए हुए हैं। एक तो कैश, मान लीजिए अरुण जैन ने सीधा आपके अकाउंट में कैश डला दिया, या आपको चेक दिया, या फिर फंड ट्रांसफ़र किए, तो इनमें से कोई भी तरीका है। या फिर फ़ोनपे, पेटीएम किया तो उसके लिए अदर्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसने फंड ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र लेकर के एंटर कर दूंगा। अमाउंट 10,500 ही रहेगा। और इंस्ट्रूमेंट नंबर, यानी जो इसने फंड ट्रांसफ़र किया उसके ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस आईडी, जो भी आईडी है वो आप चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर चेक दिया था तो यहाँ पे चेक नंबर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल देता हूँ और एंटर। और जो तारीख है वो तारीख यहाँ पर डाल देता हूँ, करूँगा एंटर। अब इसने किस बैंक से ट्रांसफ़र किए, एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसने जिस बैंक से ट्रांसफ़र किए उस बैंक का यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक इंडिया डाल करके एंटर कर दूंगा। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होगा ना तो यहाँ पर बैंक की लिस्ट नहीं आएगी। तो इतनी सिंपल सी एंट्री है, इसको मैं कर दूंगा सेव, एंटर एंड एंटर। तो ये एंट्री भी मेरी सेव हो जाएगी। तो अब एक एंट्री और मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगली जो एंट्री वो तारीख है 2/12, तो यहाँ पर F2 2/12/2019 एंड एंटर। किस पार्टी ने आपको पैसे जमा करवाए, अरविंद कुमार ने। तो यहाँ पर अरविंद कुमार एंड एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर अरविंद कुमार से हम 26,000 रुपये मांगते हैं और ये हमें रुपये जमा करवा रहा है 20,000 रुपये। तो यहाँ पर 20,000 डाल करके एंटर करूँगा। अब आपको सिंपली देख सकते हो, जैसे 20,000 डालूंगा तो 26,000 में से 20,000 जमा हो जाएंगे, फिर 6,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। एंटर करूँगा। अब टैली को बताना है कि ये जो पैसे जमा करवा रहा है वो आपको कैसे दे रहा है, कैश दे रहा है या बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाई चेक नंबर 001252, यानी इसने चेक दिया। तो चेक दिया तो मेरे
दिखती बात है, चेक जो है वो नगद नहीं है, चेक मेरा सीधा बैंक में जमा होगा। ये जो चेक का पैसा वो मेरा सीधा बैंक में जमा होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा अपना बैंक का लेजर HDFC बैंक, यानी इसने मुझे चेक दिया जो मेरे HDFC बैंक अकाउंट में क्लियर हो गया। तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट डाल करके एंटर कर दूंगा और यहाँ पर 20,000 रुपये पूरे का पूरे इसने मुझे चेक दिया है। तो यहाँ पर भी मान लीजिए अगर 10,000 चेक देता और 10,000 कैश देता तो यहाँ पर भी फिर वही एंट्री हो जाती, 10,000 रुपये बैंक और 10,000 रुपये कैश। तो अभी फिलहाल 20,000 पूरे चेक दिए, तो मैं यहाँ पर दबाऊंगा एंटर। तो अब यहाँ पर फिर वही पूछ रहा है कि आपने इसने जो आपको पैसे दिए वो कैसे दिए, तो यहाँ पर चेक से दिए हैं, तो यहाँ चेक दबा करके एंटर कर दूंगा और फिर एंटर करूंगा। अब यहाँ पर आप डाल सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर। इसका चेक नंबर है 001252, तो 001252 एंड एंटर। कितनी तारीख को चेक दिया, 2 तारीख को, फिर एंटर। इसने जो चेक दिया वो किस बैंक का है, तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए जिस भी बैंक का चेक है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया। इसने जो चेक दिया था वो बैंक ऑफ इंडिया का था, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया लेकर के एंटर कर दूंगा। तो फिर एंटर कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो इस तरह मेरी तीसरी एंट्री भी हो जाएगी। तो 3 तरह की एंट्री करना मैंने आपको बता दिया। एक, अगर आपको पैसे कैश रिसिप्ट होते हैं तो किस तरह एंट्री करनी है। एक, अगर आपको पैसे बैंक के थ्रू रिसिप्ट होते हैं पूरे के पूरे, तो उसकी एंट्री किस तरह करनी है। और अगर आपको आधा पैसा कैश और आधा बैंक मिलता है तो उसकी एंट्री भी किस तरह करनी है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस एंट्री को कर दूंगा सेव। तो इस तरह बाकी जितनी भी एंट्रियाँ दी हुई है वो आपको करनी है। सारी एंट्री या तो कैश है और या ये लिखा हुआ बाय बैंक ट्रांसफ़र, तो ये बैंक से ट्रांसफ़र किया हुआ है। अब किस बैंक से ट्रांसफ़र किया हुआ है ये आपको डालना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो बैंक में जो भी पैसा आ रहा है, जैसे ये बाय बैंक ट्रांसफ़र, ये वाला, ये बैंक ट्रांसफ़र, ये चेक नंबर, ये सारा अपने HDFC बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो IMPS किया है, तो ये भी हमारे HDFC बैंक अकाउंट में आएगा। हमारा एक ही बैंक खाता है तो सीधा बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर 2 एंट्री यहाँ पर दिया हुआ है कि कैश दिया 9,000 और बैंक से दिया 6,000। ये एंट्री आपको किस तरह करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिसिप्ट की एंट्री जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। शुरू करते हैं चैप्टर 31 पेमेंट एंट्री इन